हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। उसके साथ ही आप अपना और अपनी पढ़ाई का अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे और रोज़ रिवीजन कर रहे होंगे और करना भी है, आपको भूलना नहीं है। मैं ये रोज़ रिपीट करती हूँ। इसके साथ ही हम जो पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा है उसका हम पहले रिवीजन करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं वैसे ही आज भी करेंगे। पहले रिवीजन, फिर नेक्स्ट जो आगे हमें पढ़ना है वो पढ़ेंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, आर्टिकल 74। उसमें क्या पढ़ा था हमने, मंत्री परिषद। क्या पढ़ा था, मंत्री परिषद पढ़ा था हमने। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो मंत्री परिषद होता है उसमें 4 तरह की पोस्ट होती है, जिसके अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे पीएम जी होते हैं, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इस समय जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो होते हैं। और जो इस कैबिनेट जो मंत्री परिषद होता है उसके हेड कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री हेड होते हैं। उसके बाद जो हमारे आते हैं सेकंड पोस्ट में कौन है, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री मैंने बताया कि हर डिपार्टमेंट का होते हैं, मतलब कि जो भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, जैसे कि रेलवे डिपार्टमेंट का एक, जो रेलवे के लिए एक अलग राज्य मंत्री, और शिक्षा के लिए अलग राज्य मंत्री, और जो हमारे फॉरेन जो भी विदेश मंत्री होते हैं उनके लिए अलग से, और रक्षा वाले अलग, ऐसे अलग अलग जो भी कैबिनेट जितने भी होंगे उतने राज्य मंत्री होंगे, ना कि जितने स्टेट है उतने राज्य मंत्री होंगे। तो ये हो गए हमारे राज्य मंत्री। और तीसरे जो होती है वो होती है राज्य मंत्री, जब स्वतंत्र प्रभार होते हैं। क्या होते हैं, स्वतंत्र प्रभार। जब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, और वो कब होते हैं, जब किसी सिचुएशन में या फिर किसी कारणवश अगर कैबिनेट मंत्री ना उपस्थित हो, वो ना हो सके, या फिर कभी कभी वो विदेश दौरे पे जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कुछ समय के लिए उनके जो भी मतलब काम है वो कौन देखते हैं, राज्य मंत्री देखते हैं। तो वो टेम्परेरी टाइम के लिए होते हैं, तो जो वो उस समय उनका पोस्ट संभालते तो उन्हें क्या कहा जाता है कि वो स्वतंत्र प्रभार है। जब वो अपनी राज्य मंत्री की पोस्ट पे होते हैं तो वो डिसीजन लेने के लिए फ्री नहीं होते हैं, लेकिन जब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो जाते हैं तो उन्हें भी कैबिनेट मंत्री के जैसे ही डिसीजन लेने के पावर्स हो जाते हैं। और उसके बाद जो चौथा होता है हमारा, चौथा क्या है, उप राज्य मंत्री। ये कौन होता है, ये मैंने बताया, ये एक मतलब एक तरह से कहा जाए कि इनके लिए सपोर्टिव होते हैं, इन्हें हेल्प करने के लिए होते हैं। अगर ये ना मतलब इन्हें काम करने में, मतलब एक तरह से कहे जाए तो कि जो एक भार को कम करने का काम करते हैं। अगर कोई हमारा सपोर्ट करे तो क्या होता है कि वो हमारे जो काम है थोड़ा हाथ बटा रहा है, तो वो हाथ बटाएगा तो हमारा काम कम होगा और अच्छे से होगा। तो वो इसलिए उप राज्य मंत्री होते हैं कि इनकी ये अगर मतलब जो काम कर रहे हैं उसमें वो अगर ये ना हो तो उप राज्य मंत्री उस समय इनका काम देखें। तो ये तो हुआ हमारे पिछले लेक्चर का रिवीजन। और आज भी हम आर्टिकल 75 ही पढ़ेंगे और जो बचा हुआ पार्ट है इसका, और उसके बाद जो आगे पढ़ेंगे वो आप देखेंगे। तो अब हम 74 में हैं जो और आगे पढ़ेंगे। तो इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो मैंने बताया कि हाँ एक मंत्री परिषद होता है, तो मंत्री परिषद में हर मंत्री एक कैबिनेट होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, और हर डिपार्टमेंट के लिए कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो ऐसे कितने कैबिनेट मंत्री बनाए जाने चाहिए, इस बात की भी तो कुछ लिमिट्स होनी चाहिए, नहीं तो हर पार्टी अगर ऐसा रहे तो मतलब वो ऐसा एक तरह से लालच देगी जो दूसरी पार्टी रहेंगी उनको कि आप मेरे पार्टी में आ जाइए, मैं आपको मंत्री बना दूंगा, आप मेरे पार्टी में आ जाइए, मैं आपको मंत्री बना दूंगा। तो इसीलिए इसमें कुछ लिमिटेशन रखी गई है कि हाँ इसमें कुछ लिमिट्स रहनी चाहिए कि हाँ इससे ज़्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते। तो वो लिमिट क्या है, तो वो जो हमारी संसद है उसमें 2 भाग होते हैं। ये संसद एक घर है, इसके 2 भाग हैं, तो ये होता है लोकसभा और ये होता है राज्यसभा। तो लोकसभा के
15% जितना, मतलब 545 सीटें होती हैं यहाँ पे, कितनी होती हैं 545 होती है, तो 545 का 15% जितना होगा उतने ही व्यक्ति सिर्फ आप मंत्री बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 545 के, यानी कि लोकसभा के 15% लोगों जितने होंगे उतने ही को आप मंत्री बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को आप जितना मन करे उतना बनाते जाइए मंत्री, जिनको मन करे उनको अलग अलग, नहीं तो फिर इतने ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर करप्शन बहुत ज़्यादा होगा। सो इसलिए एक तरह से कहा जाए लालच देकर किसी को लाया जाए तो वो क्या होगा, वो करप्शन करेगा, वो तो अपने फ़ायदे के बारे में ही सिर्फ सोचेगा, ना कि लोगों के फ़ायदे के बारे में सोचेगा। तो इसलिए कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ 15% लोगों को ही लोकसभा के जितनी सीटें होती हैं उसमें उसकी 15% जो लोगों को ही मंत्री बनाया जाएगा। या 15% होगा कितना, इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो कितना होगा, वो होगा 81.75 इतना लोगों को। तो आप, ये लोग हैं ना कि कोई चीज़ या फिर किसी अमाउंट का आप परसेंट निकाल रहे हैं। तो 81.75 किसी इंसान को काट के तो नहीं लाया जा सकता है ना। तो ये कितना होगा, 81 ना होके 82, कितना होगा 82 जो मतलब लोग होंगे उन्हीं को सिर्फ आप मंत्री बना सकते हैं। कितने लोगों को? सिर्फ और सिर्फ 82 लोगों को ही, जो कि लोकसभा के जितनी सीटें हैं उसकी 15% लोगों को ही आप मंत्री बना सकते हैं, उससे ज़्यादा लोगों को नहीं बना सकते। तो ये आपको याद रखना है। एक तरह से कहा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और उसमें मैंने और भी बहुत सारा मंत्रिपरिषद में कल बताया था कि क्या किसने बनाया, उसको क्या कहा जाता है, तो वो सब तो अभी मैंने नहीं रिवीजन करवाया, लेकिन आपको लेक्चर पिछला देखेंगे तो ये लेक्चर में कनेक्शन एक तरह से कहा जाए तो लिंक अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर उसको देखेंगे तो उसके साथ इसको जोड़ पाएंगे, लिंक कर पाएंगे, नहीं तो बीच में से आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको पिछला लेक्चर भी देखना है, बरोबर सारे लेक्चर्स देखेंगे तभी आपको ये समझेगा अच्छे से। तो ये हो गया हमारा, क्या है ये, मंत्री परिषद है, ठीक है, ये मंत्री परिषद है। ये तो हमारा मंत्री परिषद हो गया। अब एक मंत्री परिषद तो मैंने बता दिया, इसमें अब मंत्रिमंडल बताना है। क्या बताना है? मंत्रिमंडल, इसके भी हेड जो होते हैं। और मंत्रिमंडल में आपको याद रखना है कि मंत्रिमंडल का जो है वो केवल और केवल, उसमें मंत्रिमंडल में किसको रखा जाता है, जिसके पास डिसीजन लेने का पावर हो, जिसके पास कोई भी, मतलब एक तरह से कहा जाए कि कोई फैसला लेने का अगर पावर है, उसके पास ऐसी शक्ति है, तो ही आप मतलब कि मंत्रिमंडल में उन्हीं लोगों को रखा जाता है। मंत्रिमंडल, और इसके भी जो अध्यक्ष होते हैं, क्योंकि हमारे पीएम जी जो होते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं इस वक्त, जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो तो इसके अध्यक्ष होते हैं, उनके पास भी पावर होता है। उसके बाद जो उनकी बाद जो पोस्ट आती है वो कौन सी आती है, कैबिनेट मंत्री की आती है। किसकी आती है? कैबिनेट मंत्री की। जो ये भी अपने हर कैबिनेट में एक कैबिनेट मंत्री होता है, और ये अपने कैबिनेट में जो भी डिसीजन लेते हैं यही लेते हैं, तो इन्हें भी इसलिए रखा गया है। और इसके बाद मंत्रिमंडल में एक और हैं जिन्हें रखा गया है, जो कि एक तरह से कहा जाए कि आप अगर अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि वो एक और कौन है। तो एक और कौन है हमारे, राज्य मंत्री। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि केवल राज्य मंत्री नहीं, जब वो स्वतंत्र प्रभार होंगे तभी वो मतलब मंत्रिमंडल में उन्हें मतलब रखा जाएगा। बाकी सबको मंत्रिपरिषद में रखा गया है, लेकिन ये 3 जन ऐसे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में रखा गया। और इस मंत्रिमंडल का एकमात्र जो है चर्चा जो है हमारे अनुच्छेद 352 में है। इसकी चर्चा कहाँ है, हमारे 352 में है। आर्टिकल 352 में केवल और केवल मंत्रिमंडल की चर्चा है।
और जो हमारे मंत्रिपरिषद की चर्चा है वो आर्टिकल 74 में है, लेकिन मंत्रिमंडल की जो चर्चा है वो आर्टिकल 352 में है। उसके बाद हम आगे क्या पढ़ेंगे? अब हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? मंत्रिपरिषद पढ़ा, उसके बाद मंत्रिमंडल पढ़ा, और उसमें कैबिनेट मंत्री पढ़ा। और अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? एक सुपर कैबिनेट होते हैं, जो सुपर कैबिनेट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वो भी आर्टिकल 74 में ही है, उनके बारे में भी जो भी बातें हैं वो भी इसी में हैं। और सुपर कैबिनेट को मतलब इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है नीति आयोग, जो कि हमारा, आप हमेशा ही सुन रहेंगे कि नीति आयोग ने, ये नीति आयोग का गठन किया गया। उसमें मतलब अलग अलग तरह से अलग अलग जो हमारे लोगों के लिए सही है, ये तो उन चीज़ों पे डिसीजन लेते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट से ही सिर्फ डिसीजन लेते हैं। जो इनका मतलब जिस भी कैबिनेट के मंत्री होंगे उसी में वो डिसीजन लेते हैं, लेकिन जो बाकी सब चीज़ों में डिसीजन लेने का काम करते हैं वो हमारा नीति आयोग के द्वारा लिया जाता है, जिसे सुपर कैबिनेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सभी चीज़ों में डिसीजन ले सकता है, ना कि एक जगह पे ये लिमिटेड है कि हाँ इतना ही ले सकता है। ये हर चीज़ों में जहाँ सही हो, जहाँ लोगों के लिए, जो जनता के लिए सही हो, वहाँ डिसीजन लेता है। और जो सुपर कैबिनेट का एक नाम दिया गया है, ये जो इसे कहा गया है, जो इसका नाम दिया गया है, वो किसने दिया है? वो हमारे के संथानन ने दिया है। किसने दिया है? ये आपको याद रखना है कि किसने इसे सुपर कैबिनेट का नाम दिया है। तो वो के संथानन ने कहा कि ये एक सुपर कैबिनेट है, जिससे पहले क्या कहा जाता था? प्लानिंग कमीशन, जिसे पहले प्लानिंग कमीशन कहा जाता था, अब नीति आयोग उसे कर दिया गया। नाम चेंजेस हुआ, बाकी उसके कामों में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, वैसे ही है। और 5 साल के लिए एक नीति है, मतलब एक बनाया जाता है, एक कहा जाए कि हाँ 5 सालों तक मैं ऐसे ऐसे ये चीज़ें सुधार करूँगा। ऐसा 5 सालों का टर्म होता है कि हाँ इतने साल, 5 साल का ये मैं ये चीज़ें सुधार करूँगा। गवर्नमेंट बनाती है 5 सालों के लिए कि हाँ फिर अगले 5 साल बाद फिर बनाइए कि अब मुझे ये चीज़ों में मतलब एक तरह से कहा जाए कि जैसे हम अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए टाइम टेबल बनाते हैं कि हाँ मैं इतने बजे से ये, इतने बजे तक ये, इसके बाद ये ऐसे से हम करते हैं ना डिवाइड, कि हाँ ये अब मैं मतलब कि रीजनिंग पढ़ूंगा, अब मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, ज्योग्राफी पढ़ूंगा, पॉलिटी पढ़ूंगा, ऐसे से एक टाइम बनाते हैं ना हम। उसके बाद ब्रेक लेंगे इतना इतना, ऐसे वैसे ही इनका भी एक कहा जाए तो टाइम टेबल की जैसे बनाते हैं कि हाँ 5 साल में ये कैसे कैसे अपने काम करेंगे और क्या क्या डेवलपमेंट लाएंगे, क्या क्या सुधार करेंगे। तो ये तो हुआ हमारा सुपर कैबिनेट। उसके बाद एक और आता है, वो है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट में क्या है? ये स्पेशली किसके लिए होता है? इसमें जो पीएम और उनकी जो फैमिली होती है, या फिर मंत्री, या फिर मंत्री जो होते हैं, जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट में मंत्री होते हैं ना, अलग अलग, जैसे कैबिनेट मंत्री हो गए, अलग अलग मंत्री, तो वो अपनी पोस्ट का जो एक तरह से कहा जाए कि उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो वो किचन यानी कहाँ होता है? किचन कहाँ होता है? घर के अंदर होता है। तो वो अपनी सुख सुविधा के लिए कैसे, मतलब एक तरह से ये कहा जाए कि वो यूज़ करते हैं, उसे कहा जाता है। जैसे कि अभी मान लीजिए कोई अगर ऑफिसर है, उसे जो हमारे मंत्री होते हैं वो ऐसा होता है कि वो अपने पावर का यूज़ करके उन्हें परेशान करते हैं, उनका पोस्टिंग करवाएंगे, उसके बाद उन्हें गलत डिसीजन लेने के लिए प्रेशराइज करेंगे। और ये बात अलग है कि हमें वो डिसीजन जो सही है वही लेना है, ना कि गलत डिसीजन लेना है। किसी भी मंत्री के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम इतनी मेहनत से अगर हम पास करके जा रहे हैं तो हमें निकाल सके। हमें हमेशा सही ही जो रास्ता है वही चुनना है। किसी के भी प्रेशर में आके कभी देश या किसी इंसान या किसी के भी साथ हमें गलत नहीं करना है। हमें वही हमेशा करना है जो कि एक सही हो। और जब हम एक सही रास्ते पे चल रहे हैं तो हमें कोई हरा नहीं सकता। ये बात हमें हमेशा याद रखना है, चाहे कोई कितनी ही ऊंची पोस्ट पे क्या क्यों ना हो। तो
ऐसे मतलब पीएम और उनकी फैमिली और मंत्री वगैरह होते हैं, जैसे कि उनके लिए अलग अलग, उनके लिए जैसे कि कहा जाए कि जो अगर किसी मंत्री की पहचान में हो तो वो जॉब लगवा देते हैं, या फिर किसी को ऊंची पोस्ट दिला देंगे, या फिर किसी को मंत्री को मतलब उनको ट्रांसफ़र करवाएंगे। ये सब जो होते हैं ना, वो किचन कैबिनेट के तहत किया जाता होता है। ये सब कहा जाता है कि किचन कैबिनेट का यूज़ किया गया है, ऐसा कहा जाएगा। जो कि मंत्री एक तरह से कहा जाए अपनी सुख सुविधा, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो करते हैं अपने पावर का यूज़, उसे कहा जाता है। और ज़्यादातर एक तरह से कहा जाए कि सबसे अच्छा जो नेता कहें कि एक नेता नहीं, एक मंत्री, एक कहा जाए कि एक देश के नागरिक, जिसके जैसे अगर हम या फिर हम जो भी फ्यूचर में जो भी मंत्री बन रहे हैं, हम ही अपने से कोई बनते हैं, और जो भी हैं उनमें से अगर वैसे नेता अगर हमारे देश के होंगे तो हमारा देश इतना डेवलप्ड हो जाएगा कि हमें किसी भी कंट्री से मतलब कुछ भी खरीदने की, पेट्रोलियम में जो भी कुछ चीज़ें खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना अच्छा डेवलपमेंट उन्होंने किया है। वो कौन है? हमारे जो राष्ट्रपति रह चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने कभी भी अपनी पोस्ट का गलत फ़ायदा नहीं उठाया, ना ही उन्होंने कभी अपनी फैमिली, उनकी तो कोई फैमिली थी लेकिन हाँ भाई वगैरह तो सबके ही होते हैं, अपनी उन्होंने कोई पर्सनल लाइफ नहीं थी उनकी, लेकिन उनकी जो माता पिता से और भी संतानें थी, तो उन लोगों को भी इस चीज़ का कोई सुख सुविधा नहीं, किचन कैबिनेट का यूज़ नहीं किया, जो कि हमारे लिए, इसीलिए ऐसे महान पुरुष और जो इतनी महान लोग हमारे देश में जो जन्म लिए, इसी वजह से आज हम इतने अच्छे से उनका नाम ले रहे हैं, उनका रिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे काम करके गए। इसलिए हमें हमेशा एक अच्छे ही रास्ते और सही रास्ते पे चलना है, जिससे कि लोग, जब हम कुछ अच्छा करेंगे तभी हमारा लोग नाम लेंगे। किसी भी बुरे काम करने वाले का लोग नाम नहीं लेते। और अगर आप एक तरह से कहा जाए कि इतिहास बनना चाहते हैं तो आपको इतिहास बनने के लिए उस लायक बनना होगा, ना कि आप सोचें कि ऐसे ही छोटे मोटे काम से आप हो जाएगा, तो नहीं। इतिहास, हिस्ट्री लिखने के लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से कहा जाए तो बलिदान देना पड़ता है, सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। और उसके अलावा हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, उन्होंने भी बहुत ही अच्छे काम किए। उन्होंने अपने पावर्स का कभी भी गलत फ़ायदा नहीं कहा। और अभी भी जो हमारे मोदी जी हैं, वो भी एक तरह से कहा जाए तो बहुत सही अभी भी हैं, वो ठीक ही चला रहे हैं। और अब हम क्या पढ़ेंगे, एक और कहा जाए तो किचन कैबिनेट मैंने बता दिया। उसके बाद आता है अतिरिक्त प्रभार। अतिरिक्त प्रभार में क्या कैसे होता है कि जब एक कैबिनेट मंत्री वो किसी मंत्रालय को संभाल रहा है, हाँ, ये किसी एक कैबिनेट मंत्री एक मंत्रालय को संभाल रहा है, उसके साथ ही एक और कैबिनेट उसे दिया जाए संभालने को, तो उसी को कहा जाता है कि अतिरिक्त प्रभार। यानी मैं इतना भार लेके मैं संभाल रही थी और उसके अलावा मुझ पर और भार डाला गया। पहले से मैं मान लीजिए ये मेरी पोस्ट है, मैं इससे रिलेटेड मेरे मतलब ये मान लीजिए मैं कैबिनेट मंत्री हूँ, मान लीजिए ऐसा, जो कि मैं हूँ नहीं, मैं मान लीजिए कि ये कैबिनेट मंत्री, मेरे पास ये मंत्रालय है। इसके अलावा ऐसा हो रहा है कि हाँ, एक मंत्रालय ऐसा है जिसके लिए कोई सही पर्सन एक तरह से ना उसके योग्य नहीं पाया गया उस पार्टी में, और पीएम को भी सही नहीं कोई लग रहा है, और आप बहुत योग्य उनकी नज़रों में हैं, तो वो क्या करेंगे, वो एक ही कैबिनेट मंत्री को 2 मंत्रालय दे देंगे। कि जैसे कि हमारे जो हमारे अरुण जेटली जी थे, उन्हें 2 मंत्रालय दिया गया था जब वो जीवित थे। एक तो वित्त मंत्रालय था, उसके बाद एक जो हमारा रक्षा मंत्रालय होता है वो भी उन्हीं के पास था, तो वो दोनों के हैंडल कर रहे थे। और ऐसा कभी कभी हो जाता है कि मतलब कि वो भी ये जो दिया जाता है वो बहुत दिनों तक के लिए नहीं दिया जाता है, हाँ, जब तक कि नए न चुने जाए कैबिनेट मंत्री तब तक के लिए दिया जाता है। ये कितने टाइम लिमिट के साथ दिया जाता है, इसकी एक टाइम लिमिट है। क्या है? टाइम लिमिटेड।
और इसके बाद कहा जाए कि अगर मान लीजिए ऐसा भी हो जाए कि दे दिया पीएम, जो हमारे पीएम जी हैं जो उन्होंने दे दिया, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि हाँ हम संभाल ही लेंगे। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हाँ हम संभाल ही लेंगे। तो जब मतलब कि जो कैबिनेट ना संभले, जो कैबिनेट है तो उसे कहाँ दे दिया जाता है? पीएमओ ऑफिस में। जो पीएमओ ऑफिस है उसे दे दिया जाता है। पीएमओ अब पीएमओ ऑफिस क्या है? पीएमओ ऑफिस में एक तरह से कहा जाए तो पीएमओ ऑफिस यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बहुत ही एक तरह से कहा जाए एजुकेटेड और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस जो आईएएस ऑफिसर होते हैं उनकी एक टीम होती है, जो कि उनके अंडर में जब कोई ऐसा मतलब मंत्रालय आ जाता है तो वो एक तरह से कहा जाए तो एक जैसे कि हमारे ये स्पेस से रिलेटेड हो गया और परमाणु से रिलेटेड हो गया, तो उसके जो डिसीजन होते हैं वो हमें नहीं मालूम पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो पीएमओ के ऑफिस के अंडर हैं। तो वो जो होते हैं, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, एक तरह से बहुत ही एक्सपीरियंस होते हैं। उनके जो डिसीजन रहते हैं एक तरह से एकदम सही होते हैं और वो बहुत ही गोपनीय तरीके से यानी प्राइवेटली होते हैं सारी चीज़ें। तो ये हुआ हमारा जो अतिरिक्त प्रभार है, मैंने बताया वो। और अब हम क्या पढ़ेंगे कि मतलब कि एक तरह से कहा जाए कि कब हमारे एक जैसे कि हमारे राष्ट्रपति होते हैं तो उनके लिए उपराष्ट्रपति होते हैं, और हमारे कैबिनेट है तो उनके लिए राज्य मंत्री हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हैं, कोई ना कोई एक है। तो हमारे क्या पीएम जी के लिए भी कोई होगा? ऐसा हमारे दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ तो ज़रूर है, तो वो मैं अब आपको आगे बताऊंगी। तो अब हम पहले जो प्राइम मिनिस्टर है उनके बारे में पढ़ने से पहले राष्ट्रपति जी के बारे में कुछ और बातें हैं जो कि हमें मालूम रहनी चाहिए। उससे पहले हम कैबिनेट मंत्री का पढ़ लेते हैं कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यानी कि अगर आप उनसे सामूहिक रूप से कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो वो लोकसभा में देंगे। और अगर व्यक्तिगत कहा जाए, व्यक्तिगत तौर से कहा जाए तो व्यक्तिगत तौर से उन्हें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही पूछ सकते हैं। कौन पूछ सकते हैं? राष्ट्रपति। एक मतलब जो भी मंत्रालय है उनके जो हेड होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे, तो उन्हें केवल और केवल वो व्यक्तिगत रूप से आंसर देने के लिए राष्ट्रपति ही पूछ सकते हैं कि हाँ ये इसमें क्या हो रहा है आप बताइए। तो सामूहिक रूप से कहा जाए तो लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से कहा जाए तो राष्ट्रपति जी के लिए होते हैं आंसरेबल। और ये जो है मैं आपको मतलब एक तरह से कहा जाता है इम्पोर्टेंट जो था वो मैंने बता दिया। ये हो गया हमारा कैबिनेट का। अब हम पीएमओ के मतलब पीएम जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पीएम के बारे में कहा जाए तो अगर उनकी मृत्यु हो जा रही है, किन किन सिचुएशन में ये मंत्रिपरिषद के बारे में और मंत्रिमंडल कब भंग होगा, भंग होने की बात में कहा जाए, एक तरह से कहा जाता है एक इम्पॉर्टेंट लाइन, एक कहा जाए तो एक लाइन है जो कि बता दूं मैं यहीं पे। पीएमओ जो है वो अगर किन किन सिचुएशन में मंत्रिपरिषद भंग होता है, मैं हेडिंग डाल देती हूँ, मंत्री परिषद तथा मंत्री मंडल भंग कब कब होता है? वो दो ही सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ भंग होता है। पहला है कि, और ये जब भंग होता है अगर मान लीजिए पीएम ने त्याग पत्र दे दिया या उनकी मृत्यु हो गई, तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल भंग होगा। लेकिन
लोकसभा भंग नहीं होती है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो अगर किसी कारणवश मंत्री जो हमारे पीएम जी हैं वो त्याग पत्र दे दे या फिर उनकी मृत्यु हो जाए तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल भंग होगा, लेकिन लोकसभा भंग नहीं होगी। ये हमेशा आपको याद रखना है कि जो अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश वो ऐसा हो सकता है ना, तो सिचुएशन इसलिए इसी में डाला गया है कि ऐसा अगर होगा तो ऐसा नहीं है कि लोकसभा भी भंग हो जाएगी। भंग केवल और केवल मंत्री परिषद होगा, ना कि लोकसभा। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल होगा। और इसमें अब मैं इसको आपको बताऊंगी कि एक तरह से कहा जाए कि सरकार कैसे बनती है। तो जो हमारे मतलब मान लीजिए कि इस समय बीजेपी की, मैं बीजेपी नहीं किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगी, मैं ए पार्टी मान लीजिए कोई है, उसका मान लीजिए 230 उसके पास सीटें हैं, और कोई बी पार्टी है उसके पास 260 है। लेकिन अगर आपको जीतना है तो आपके पास कितनी 252 सीटें होनी चाहिए, 252 होनी चाहिए। टू 252 नहीं 273, क्योंकि वही 545 का आधा होता है, तो इतनी सीट होनी चाहिए। तो इसमें से दोनों में से कोई भी पार्टी नहीं जीत रही। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि मान लीजिए कोई सी पार्टी है, उसके पास ये बी पार्टी अगर चाहे तो अगर मतलब कि उसके पास अगर मान लीजिए ये तो हुआ हमारे दो पार्टी का, एक का 230 है, एक का 260 है, उसके बाद एक का ऐसा है कि 15 सीटें हैं उसके पास। तो ऐसा क्या करेंगे कि हाँ एक सरकार बननी चाहिए। तो जो सरकार बनेगी वो क्या करेंगे, बी और प्लस सी दोनों क्या कर लेंगे, गठबंधन कर लेंगे। गठबंधन कर लेंगे तो इनके पास कितनी हो जाएंगी, 260 प्लस 15 कितना होगा, 275 हो जाएंगी। तो अब इनकी सरकार बन सकती है। तो ऐसा जरूरी तो है नहीं कि हाँ मान लीजिए कोई 260 वाले में से कि हाँ इनको बनाया जाए, इनको पीएम बनाया जाए। कोई भी एक को मान लीजिए कि किसी भी एक पर्सन को बनाया गया पीएम, तो जो ये दूसरी पार्टी है क्या ये नहीं बोलेगी कि हाँ मेरे वजह से ही आप जीते हैं, मान लेती हूँ मेरे नंबर्स कम हैं, वो बोलेगी ना कि हाँ मान लीजिए सी जो है वो बोलेगा कि हाँ ठीक है मेरी सीटें कम है, लेकिन उतनी ही सीटों की आपको ज़रूरत थी, इसलिए मुझे भी कोई ना कोई पोस्ट चाहिए। और वो पोस्ट कौन सी मांगेंगे, वही है हमारी उप प्रधानमंत्री की पोस्ट, जो कि ये मांगेंगे। तो उप प्रधानमंत्री की जो पोस्ट है वो जो एक गठबंधन के बाद अगर कोई सरकार बनती है तो उसे कहा जाता है कि वो उप प्रधानमंत्री की पोस्ट अगर लेते हैं, वो नॉर्मली उनके कोई पावर नहीं होते, हाँ बस इतना ही है कि जो बाकी मंत्री होंगे उनसे ऊंचा उनका एक ओहदा रहेगा, बस बाकी उनके पास कोई डिसीजन का पावर नहीं होगा। डिसीजन के सारे पावर वो पीएम के पास ही होते हैं केवल और केवल, ना कि किसी और के पास होते हैं। और अब तक उप प्रधानमंत्री कुल कितने, 7 बनाए गए हैं। कितने कितने बनाए गए हैं, 7 बनाए गए हैं। पहले कौन है, सरदार पटेल, दूसरे मोरारजी देसाई, ये 2 हैं, ऐसे करके 7 हैं। और जो लास्ट जो हमारे अभी हाल ही में जो बने हैं वो हैं हमारे जो ये तीसरे मान लीजिए कोई हैं, चौथे हैं, 5वें हैं, क्योंकि मैं सारे क्या आप चाहते हो अगर नाम लिखना तो मैं लिख देती हूँ, उसमें क्या है मुझे। ये तीसरे नंबर पे कौन है, चौधरी चरण सिंह। और उसके बाद चौथे नंबर पे जो है वो जग जीवन राम। और 5वें पे है वीवी चौहान। छठे पे जो है वो है देवी लाल। और 7वें जो है वो है लाल कृष्ण आडवाणी।
लाल कृष्ण आडवाणी। कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। तो ये हो गए हमारे उपराष्ट्रपति कहाँ, उप प्रधानमंत्री हुए ये तो हमारे। अब हम कुछ और जो एक तरह से कहा जाए कि जो बचा हुआ है इसमें का पार्ट, वो मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी। आज के लिए मैं इतना ही करती हूँ, और क्योंकि लेक्चर ही बहुत लंबा हो रहा है, सो यहीं पे अब रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो हम कहाँ पढ़ रहे थे? 74 में आज मंत्रिमंडल हमने पढ़ा। कल हमने पढ़ा था मंत्रिपरिषद, आज हमने मंत्रिमंडल पढ़ा, जिसे हम अगर इंग्लिश में कहा जाए तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। इसे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इंग्लिश में कहा जाता है। और ये अनुच्छेद जो है आर्टिकल 352 के तहत इसकी एक तरह से कहा जाए इसकी जानकारी है वो 352 में है केवल और केवल। और 74 में जो है मंत्रिपरिषद की है, मंत्रिमंडल की नहीं है। और इसमें उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो कि डिसीजन मेकिंग होते हैं, जो कि डिसीजन ले सकते हैं, जो कोई भी एक तरह से कहा जाए फैसला ले सकते हैं उन्हीं को। तो वो कौन कौन है? हमारे पीएम, उसके बाद कैबिनेट, उसके बाद राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार के पद पे हो तो, और उसके बाद मैंने बताया सुपर कैबिनेट यानी कि नीति आयोग, जिसे के संथानन जो थे उन्होंने सुपर कैबिनेट का नाम दिया, और नीति आयोग को ही पहले प्लानिंग कमीशन कहा जाता था। और उसके बाद आता है किचन कैबिनेट में क्या मैंने बताया, इसमें वो है जो कि एक मंत्री और जो पीएम है वो अपने पर्सनल एक तरह से कहा जाए यूज़ के लिए अपने पावर का यूज़ करें, उसे कहा जाता है। उसके बाद जो अतिरिक्त प्रभार जो है वो उसमें क्या आता है कि जब एक ही कैबिनेट मंत्री के पास 2 मंत्रालय हो, और ऐसे कौन थे? हमारे अरुण जेटली जी थे जिनके पास 2 मंत्रालय थे। और ऐसा हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि हाँ ये बहुत समय के लिए दिया जाता है, ये कुछ एक टाइम लिमिट के लिए रहता है जब तक कि नए ना चुने जाए। और ये ऐसा कुछ कंडीशन है कि ये कब तक चुने जाएंगे, लेकिन जब तक ना चुने जाए तब तक एक जो भी एक तरह से कहा जाए जिम्मेदार रहते हैं उन्हें दिया जाता है, जो कि प्रधानमंत्री की नज़र में हो उन्हें। और उसके बाद आता है कि मान लीजिए अगर वो नहीं संभाल पा रहे हैं, ऐसा हो भी सकता है कि जरूरी नहीं कि, क्योंकि वो अपने आप में ही एक घर संभालना बहुत बड़ी बात होती है, तो 2 मंत्रालय संभालना एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो अगर उनसे ना संभाल रहा हो तो वो जो मंत्रालय है वो पीएमओ को सौंप दिया जाएगा। और पीएमओ में जो एक बहुत ही कहा जाए एक्सपीरियंस आईएएस ऑफिसर्स की टीम होती है जो उस मंत्रालय को संभालती है, और फिर वो एक तरह से कहा जाता है अच्छे से एक हैंडल करती है। और वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड प्लस एक आईएएस ऑफिसर बन रहे तो उनके पास एक्सपीरियंस और एजुकेशन की कोई कमी होती ही नहीं है। उसके बाद मैंने क्या बताया कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो सामूहिक रूप से अगर उनसे कोई क्वेश्चंस करना है तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और अगर व्यक्तिगत रूप से कोई उनसे पूछ सकता है तो वो केवल और केवल राष्ट्रपति ही पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी पूछ सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक तरह से कहा जाए पब्लिकली नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि हमारे जो डिफेंस से रिलेटेड बातें होती हैं वो हमारी अगर सबको मालूम रहेंगी तो फिर वो हमारे लिए खतरा हो जाएगा, देश के लिए खतरा हो जाएगा। और उसके बाद आता है मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल किन सिचुएशन में भंग होती है? जब पीएम त्यागपत्र दे दे या फिर उनकी मृत्यु हो जाए तो लोकसभा भंग नहीं होगी, लेकिन मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल जो है वो भंग हो जाता है, ना कि लोकसभा भंग होगी। लोकसभा भंग नहीं होगी, ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि इलेक्शन दोबारा नहीं करवाए जा सकते हैं, ये पॉसिबल भी नहीं है, इसलिए लोकसभा भंग होती ही नहीं है। उसके बाद आता है कि कैसे कैसे एक सरकार बनती है। तो ये मैंने बताया एग्जाम्पल के लिए 3 पार्टियां हैं, और ये तीनों के पास ऐसा तो नहीं है 273 इतनी सीटें चाहिए, किसी के पास नहीं, इसलिए गठबंधन की सरकार जो बनती है ऐसी सिचुएशन में जो एक और पार्टी जो जिससे गठबंधन होता है तो उस पार्टी का एक डिमांड होता है कि हाँ मुझे भी मानती हूँ मतलब ऐसा वो कहेंगे कि मैं मानती हूँ मेरे जो सीटें हैं वो नंबर में कम है, लेकिन उतनी ही सीटों की आपको ज़रूरत थी, इसलिए वो एक पद मांगते हैं। तो वो पद कौन सा होता है? ज़्यादातर जो है वो उप प्रधानमंत्री का मानते हैं, जो कि वो एक कहा जाए तो कोई डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन हाँ सभी मंत्रियों से एक उनका ओहदा ऊपर होता है। तो ऐसे कुल कितने उप प्रधानमंत्री बने हैं? कुल 7 बने हैं। कुल कितने हैं? 7 बने हैं। पहले जो है सरदार पटेल, फिर मोरारजी देसाई,
उसके बाद आता है चौधरी चरण सिंह, उसके बाद आता है जगजीवन राम, उसके बाद वीवी चौहान, देवी लाल, उसके बाद जो अभी लास्ट जो रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे हैं। तो ये तो हुआ हमारे लेक्चर्स का रिवीजन, जो लेक्चर था उसका रिवीजन हुआ। अब आपको बताना है कि लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करें। इसके साथ ही कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या नहीं अच्छा लगा, क्या नहीं समझ में आया, जिससे हम उसमें सुधार कर सकें। और सब्सक्राइब करना आपको फ्री है, कुछ नहीं, उससे आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। उससे बस आपको यही होगा कि जब भी हम नई वीडियो डालेंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले चला जाएगा। आपको आपके ब्राउज़र में जाके सर्च नहीं करना होगा। सो इसलिए आप सब्सक्राइब करें, उससे आपको कुछ नहीं, उससे आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जितना हो सके उतना शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।